जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करिएगा। अपने आप को स्वतः जांचिएगा कि आप कितने पानी में है, कितना क्वेश्चन तक सही हो जा रहा है, तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसा मॉडल पेपर आपको यह मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्त यारों तक शेयर भी करते रहना है। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप में एक सेक्शन आता है, एक सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको अलग से हमने निकाल करके पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड फॉर रेडियो ऑपरेटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी में समान चैप्टर है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पर भी बहुत सारे चैप्टर जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बात करें हिंदी के लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास भी चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप सभी को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलती हैं, तो टेलीग्राम पर यही सर्च करके आपको जुड़ जाना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो। और हिंदी की बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, लेखक एवं रचनाएं हो गया, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो लगाइए दिमाग और इसमें से अपना क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करिए, तब तक हम आपको बताते हैं। देखिए, आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब से पहले यहाँ पर इसका जान लेते हैं डिटेल। देखिए, आच्छादित, जब हम लोग इसको विलोम मतलब विच्छेद करेंगे, आ प्लस छादित इसका विलोम होगा। बहुत सारे लोगों ने आज प्लस छादित या आक लगाया हुआ, इन सब का यहाँ पर गलत हो गया। संधि की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि होगी। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, आच्छादित में व्यंजन संधि होने का कारण होगा क्योंकि किसी स्वर, किसी ह्रस्व, ठीक, ह्रस्व या ह्रस्व स्वर या फिर आ का किसी व्यंजन से मेल होने पर छ का व्यंजन से पहले च जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, आ प्लस छादित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है। ठीक है, तो देखिए दूसरे का आपने लगा दिया, यहाँ पर क्या होगा, स्वर भक्ति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मच्छर का प्रकोप बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अघोष आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके पास यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। देखिए, महाप्राण और अल्प प्राण क्या होता है, पहले इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। महा मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अल्प मतलब थोड़ा, तो प्राण मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, प्राण मतलब वायु, अल्प मतलब कम, थोड़ा सा हवा निकले। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे जो मुख से है हवा कम मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं, और यदि वायु ज़्यादा निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट मतलब स्वयं से करिए, पहले बोलिए क, उसके बाद बोलिए ख। जैसे ही आप ख बोलेंगे तो आपके मुंह से ज़्यादा हवा निकलेगी, फिर ग बोलेंगे थोड़ा निकलेगा, बोलेंगे घ, जैसे ही घ कहेंगे तो क्या होती है, हवा ज़्यादा निकल रही है मुख से। तो प्रत्येक वर्ण का, ठीक है, प्रत्येक जो क ख ग घ अंगा लिखते हैं तो उसका दूसरा और चौथा शब्द क्या होता है, महाप्राण होता है। और पहला,
तीसरा और पांचवा यह क्या होता है, अल्प प्राण होता है। जैसे देख सकते हैं क वाली लाइन में क्या होता है, क ग और अंगा अल्प प्राण है, जबकि ख और घ महाप्राण है। उसी प्रकार च वर्ग में देखेंगे तो च ज इया क्या है, अल्प प्राण है। और छ झ बोलने पर ही पता हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप बोलने का प्रयास करिए और बोलने पर ही पता हो जाता है। उसके अलावा जितने भी उष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि जिसको बोलने पर हमारी घर्षण होता है, जैसे श स ह, इस पे यह भी क्या होता है, यह भी महाप्राण होता है। तो उम्मीद करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो अब बताइए। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घ। जैसे ही घ बोलेंगे वायु ज़्यादा निकलेगी। अब यहीं पे लगे हाथ अघोष सघोष को भी निपटा देते हैं। देखिए अघोष सघोष में क्या होता है, घोष मतलब क्या होता है, कंपन। कंपन जैसे ही हम कोई वर्ड बोलेंगे तो यदि स्वर तंत्रियों में हमारे कंपन हो तो उसे हम लोग सघोष कहेंगे, यानी कि यहाँ पर कंपन हो रहा है और कंपन नहीं होगा तो उसे अघोष कहेंगे। अब इसका भी आप लोग तुरंत देख सकते हैं। जैसे कोई भी हम बोलेंगे क ख, ठीक है, क्या बोलेंगे क ख, देखिए क ख बोलेंगे तो सामान्य बोला जाएगा। जैसे ही बोलेंगे ग घ अंगा, तो जो हमारे गले में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है जिसे हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं, यहाँ पर कंपन होगा। एक अंगुली रख कर देखिए, बोलिए क ख, देखिए कंपन नहीं होगा। अब जैसे बोलेंगे ग घ अंगा, तो क्या होता है, यहाँ पर कंपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड होते हैं, जो भी वर्ग होते हैं, तो पहला, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या होता है, यहाँ पर सघोष होता है। तो देख सकते हैं क ख क्या है, अघोष है, च छ अघोष है, जबकि ज झ इया क्या है, यह सब सघोष है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या है, पितृ प्लस अनुमति, ठीक है। तो पांचवें का जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पितृ प्लस अनुमति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पित्रानुमति, ठीक है। पित्रानुमति क्या होगा, पित्रानुमति। यहाँ पर यदि पूछे संधि कौन सी है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है, यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर हमें पहचानना है। तो देखिए कह रहा है दूध का पर्यायवाची बताइए। तो दूध का पर्यायवाची, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा, वो वाला दूध है। तो यहाँ पर क्या खीर इसका पर्यायवाची होगा, नहीं होगा। खीर तो भाई अलग हो जाता है, दूध से बनता है, तो इसका मतलब पर्यायवाची थोड़ी होगा। यहाँ पर कह रहा है पेय, पेय मतलब क्या होता है, पीने वाला चीज़। नवनीत मतलब नया। तो स्तन्य मतलब क्या होता है, जो स्तन्य से, यानी कि स्तन्य को ही यहाँ पर कहते हैं दूध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर छटेगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब तक उम्मीद करते हैं आपका सभी सवाल सही हुए होंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रेक्षा। प्रेक्षा मतलब क्या होता है, प्रेक्षा मतलब होता है दृष्टि, एक तरीके से देखना कह सकते हैं। प्रेक्षा मतलब क्या होता है, दृष्टि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसका और पर्यायवाची पूछ दे तो नयन होता है, लोचन होता है, दृग होता है, अक्षी होता है, आँख होता है, ये सब इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट कह रहा है विरासत। विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसमें आप अटक सकते हैं। विरासत का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर धरोहर होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यास होता है, दाय होता है। तो यहाँ पर आठवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए रोज की तरह यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया क्रम से सजाने के लिए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग जो भी करेंगे अगला, ठीक है, उसमें हम ऐसा करेंगे, ऐसा प्रैक्टिस सेट लेंगे जिसमें थोड़ा सा जो भी टॉपिक इसमें छूट रहे हैं उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेंगे। सिलेबस सेम ही रहेगा, हालांकि एक प्रैक्टिस सेट में सभी प्रकार के क्वेश्चन जल्दी समाहित नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा अलग करके देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है होलोग्राफी एक विशेष, यह शुरू में रहेगा और लास्ट में क्या आएगा, लेंस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो देखिए आप बैठाइए इसको, होलोग्राफी एक विशेष, इसके बाद क्या आएगा, विशेष, यह साधारण, विशेष के बाद यह आ जा रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए इसे भिन्न है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, होलोग्राफी एक विशेष क्या है, प्रकार की फोटोग्राफी है। देखिए होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, यानी कि वह यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और वह के बाद यह लगाइए,
यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल फिर भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको करना यह बेहद ही आसान होता है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा जब, ठीक है, भाषा जब लास्ट में क्या आएगा, बहुत बढ़ जाता है। तो भाषा जब संपर्क भाषा से, यानी कि संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे तो 10वें का सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप ऐसे प्रश्न अब आराम से कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अवकाश के समय गतिविधियाँ। ठीक है, तो इसको करना है आप लोग को हम देते हैं 5 सेकंड का टाइम। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। ठीक है, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, और यदि आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही है, आपको 2 नंबर, यहाँ पर एक क्वेश्चन सही हुआ, आपको नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन है मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने, देखिए यह भी नहीं होगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, ठीक है, व्यक्तियों के अपेक्षा, देखिए यह बैठ रहा है। ठीक है, व्यक्तियों के अपेक्षा अनजान होने से यहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के और कल्याणकारी कलापों के न होने के कारण तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाएं बिगड़ने की संभावना रहती हैं। तो 12वें का जब हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर र आएगा, उसके बाद व आएगा और ल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा य। ठीक है, तो इस प्रकार से 12वें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गद्यांश वाला, तो काफ़ी यह भी लंबा चौड़ा गद्यांश है, तो गद्यांश को आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ते जाइए। मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं और अपने जीवन के प्रौढ़काल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जा सकता है। गांधी युग की प्रायः समस्त मूल प्रवृत्तियां राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काल में प्रतिफलित है। यह प्रतिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उसमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इसमें कवि राष्ट्र कवि के दायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतना अत्यंत प्रखर है, परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामंतीय थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था, तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझाने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रबल और प्रखर होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने भी किया है और अपने ढंग से प्रसाद जी ने भी। प्रेमचंद की दृष्टि बहुमुखी थी। उनकी चेतना सामाजिक राजनीतिक थी। प्रसाद की दृष्टि अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप में सांस्कृतिक थी। गांधी युग को प्रायः सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु उनके बहिरंग में अभिरुचि नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है सही वक्तव्य कौन सा है, तो 13वें का यहाँ पर गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे, तो ये हमने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए गुप्त जी राष्ट्र कवि के दायित्वबोध का ओतप्रोत सही है। गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि एकदम सही है। प्रसाद के नाटक में गांधी युग की समस्या है, यह भी सही है। गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है, तो इस प्रकार से बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य के बारे में ही इसमें बताया गया है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग अधिक नहीं है, तो जब हम लोग गद्यांश पूरा पढ़ेंगे तो इसमें जन काव्य शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है, तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ABCD पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटि ही न हो तो डी पर लगाएं, यानी कि हमको इसमें त्रुटियां चुनना है। तो चलिए चुनते हैं भाई हम लोग। कह रहा है कलर चेंज, कह रहा है कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, कुछ
उसके प्राप्त करने में, कुछ उसके प्राप्त करने में। तो यहाँ पर देखिए पहले ही यहाँ पर हमको लगता है गलती मिल गई। उसके के स्थान पे क्या रहेगा, उसके के स्थान पे उसको होना चाहिए, ठीक है। उसको प्राप्त करने में, उसके थोड़ी प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 17वें का यहाँ पर ये सही हो जाएगा और बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है 18वें का, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। सही लग रहा है, ठीक है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। बिल्कुल सही। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। सही है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो 18वें में हमें कोई त्रुटि नहीं मिला, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वां, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, यह भी सही है। लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। सभी तत्वों को दिखाती की जगह यहाँ पर क्या रहेगा, दिखाती की जगह यहाँ पर दर्शाती है होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के नहीं रहेगा, यहाँ पर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। एकमात्र लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। एक बार यहाँ पर आप लोग कंफर्म करिएगा इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। 20वें के क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 21वां, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है। तो प्रथम प्रतिनिधि कवि की बात करें इसके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो यहाँ पर इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को यहाँ पर माना है। इसके अलावा बात करें और कौन कौन से छायावाद के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद भी है, महादेवी वर्मा भी हैं। लोग क्या हैं, छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। तो यह क्वेश्चन टफ हो सकता है, तो इसका जवाब देखिए आप लोग जान लीजिए। निबंधकार के साथ मिलाएं, तो पगडंडियों का जमाना किसने लिखा है। तो यहाँ पर कुबेर नाथ राय ने लिखा है, ठीक है। कुबेर नाथ जी हो जाएंगे। रसात्मक बोध के विधिक रूप, तो यहाँ पर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इनको लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने, ठीक है। और विवाह योग गुलाब राय ने लिखा है। तो यह क्वेश्चन टफ है, मान सकते हैं, तो इसका यही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 22वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो भारतीय वृत्ति की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अद्भुत रस से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भावना अलंकार होता है, याद रख लीजिएगा। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, ठीक है। तो इसका परिभाषा ये, जहाँ बिना कार्य का कार्य, बिना कारण के ही कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और जहाँ पर एक विरोध की बात की जाए, यानी कि विपरीत शब्द है, जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट कल वाले में किया था, वहाँ तो विरोधाभास वाला एग्जाम्पल आया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं। तो भरत मुनि जी माने जाते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, जीके में भी यह पूछ देता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है। तो क्या है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, ज्ञान की आंधी मतलब क्या है, ज्ञान रूपी आंधी आई। ज्ञान की आंधी थोड़ी आती है, ज्ञान रूपी आंधी आई है। तो यहाँ पर जब रूपी यहाँ पर ऐसा आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। तो वहाँ पर हो जाता है यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार। और उपमेय में उपमान की समानता की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो 26वें का इस प्रकार से सी सही हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है।
अतिशयोक्ति में क्या होता है, तो इसमें यदि बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है साधारीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है रामविलास शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जैसे लग रहे हो क्योंकि यहाँ पर हिंदी साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए हैं। स्वर्ग बनाया है मैंने जो उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, बताएगा कौन, जो पढ़ा रहेगा वही। तो यहाँ पर कर्म सर्ग से लिया गया है 29वें का ऑप्शन नंबर ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के किस विधा में प्रवेश हुआ है, मतलब कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में किस विधा में ज़्यादा रचनाएं की या फिर किस विधा में इनका प्रवेश हुआ है, तो इनका आलोचना में प्रवेश हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो यह कहा है विश्वनाथ प्रताप मिश्र जी ने। यहाँ पर आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी साहित्य से बहुत सारा क्वेश्चन बन गया, ऐसा आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, इसमें ज़्यादा बन गया। अगला वाला प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे वह दूसरे बुक का है, दूसरे प्रकाशन की बुक का हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है, तो प्रेम चिनगारी किसकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा नजफ अली का, ठीक है, 32वें का डी। सखिन सहित हर्षित अतिरानी सुखत धानु परा जनु पानी। देखिए हमने आपको कल ही बताया था यदि कोई भी पंक्ति लिखा है उसमें मनु मानो या फिर जनु जानो ऐसा कुछ आ जाए तो बिना सोचे समझे आप लगा दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 33वें का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सौ सधुवन सौ शिवधनु मृलान की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। इसमें कौन सा अलंकार है, सौ शिवधनु मृलान की नाई। तो देखिए यहाँ पर मृलान की नाई यानी कि मृलान की नाई के जैसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो जहाँ पर वस्तुओं का रूप रंग गुण या फिर धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत है। देखिए यहाँ पर राम काव्य कह दिया तो इतना ही पढ़ते बहुत सारे लोग टिक कर देंगे तुलसीदास जी, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कैसे गलत होगा, देखिए राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत यहाँ पर पूछा है, तो प्रेरणा स्रोत यहाँ पर कौन हो जाएंगे, रामानंद जी हो जाएंगे, ठीक है। तो 35वें का सी सही जवाब हो जाएगा। और रामानंद की बात करें तो इनका जन्म 1299 में कहाँ पर हुआ था पूछ दे तो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था और ये राम भक्ति सांप्रदायिक मतलब राम भक्ति के एक तरीके से जनक या फिर प्रेरणा स्रोत यहाँ पर कह सकते हैं इनको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो वर्णों को जोड़ करके नया वर्ड बनता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब यहाँ पर अ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और जब यहाँ पर हम लोग अ प्लस ए को मिलाएंगे तो यहाँ पर आय हो जाता है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ऊपर चलो यहाँ पर अ प्लस ओ को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो इसमें संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए कहा है, तो देखिए री तो कोई संयुक्त वाक्य होता नहीं है और नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अ ए ओ औ, यह सब क्या है संयुक्त वाक्य। इसमें यह सब क्या है, तो देखिए यह सब क्या है, यह सब है संयुक्त वाक्य, ठीक है। और यह सब स्वतंत्र हैं और दो के मिलने से तीसरा बनता है, यहाँ पर नया संयुक्त हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है
मानक हिंदी का आधार क्या है? तो खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार है, तो 37वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो जो अर्धमागधी है, ठीक है, अर्धमागधी में जैसे अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये सब आते हैं। और पूर्वी हिंदी के विकास की बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व में आर्य भाषा का 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर हो गया था। जलाधि में कौन सा समास है? जलधि, जलधि, जलधि यानी कि जल को धारण करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अब इसमें डीपली यदि घुस के पूछ दे कि, एक मिनट, कर्मधारय नहीं, यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष, ठीक है। जल को धारण, इसका समास विग्रह होगा। अगर इसमें डीपली घुस के पूछ दिया कि कौन सा है, तो कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जलद में कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष। कर्मधारय हमने लगा दिया था, यहाँ पर यह नहीं होगा, ठीक है। तो 40 का भी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो बताइएगा आपका 40 में कितना क्वेश्चन आया। और आज के प्रैक्टिस सेट में थोड़े टफ क्वेश्चन थे, हम भी मान रहे हैं, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से रचनाएं वगैरह ज़्यादा पूछ दिया था। तो अगर आप इसमें मान के चलिए 33 क्वेश्चन, 33-34 क्वेश्चन लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो था नहीं, तो आप सभी क्वेश्चन को टच करना है, आंसर लगाना है। तो 34+ भी आ रहा है, तो इसमें आप अपने आप को बढ़िया स्कोर इसमें मान सकते हैं, 34-35 के आस प्लस, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।